तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्षी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सॉलिड स्टेट सीवीटी पीजी के जो प्रीवियस ईयर्स में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे। तो हम 2022 से क्वेश्चन देखने वाले हैं 2025 तक। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए सॉलिड के अंदर, गिनती के कुछ 10-12 क्वेश्चन होंगे, लेकिन कैसे अप्रोच करना है और किस तरह के लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस फॉर अ प्लेन जिसमें इंटरसेप्ट दे रखे हैं आपको 2a 3b और 2c। देखो, जब भी आपको मिलर इंडिसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको जो इंटरसेप्ट दिया है, ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले देखो, यहाँ पर इंटरसेप्ट लिख लो। तो इंटरसेप्ट आपको दिया है यहाँ पर 2a 3b और 2c। ठीक है, ये भाई आपके हो गए इंटरसेप्ट। सबसे पहले आपको इंटरसेप्ट को कन्वर्ट करना होता है यहाँ पर वीज इंडिसेस के अंदर। तो मैं यहाँ पर WI लिख रहा हूँ, WI मीन्स यहाँ पर वीज इंडिसेस है। तो वीज इंडिसेस में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो कुछ और नहीं, बस ए बी सी जो ये टर्म्स में लिखा हुआ है उसको हटाकर आप बस यहाँ पर 2 3 और 2 कुछ इस तरह से लिख दीजिए। बस इतना सा आपको काम है यहाँ पर वीज इंडिसेस में कन्वर्ट करने का। अब इसके बाद जो आपका मिलर इंडिसेस में कन्वर्जन होता है वो देख लो कैसे होता है। तो मिलर इंडिसेस में जब आप कन्वर्ट करते हो तो मिलर इंडिसेस आपके कुछ और नहीं, रेसिप्रोकल होते हैं वीज इंडिसेस के ही। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वीज इंडिसेस की वैल्यूज हैं उसे यहाँ पर रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं इसे लिखूंगा 1/2 1/3 और 1/2। अब हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि भाई जो यहाँ पर कॉमा लगे हुए थे, मैंने मिलर इंडिसेस के अंदर उन कॉमा को यूज नहीं किया है। तो आपको यहाँ पर मिलर इंडिसेस में कोई भी कॉमा नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो जब भी आप मिलर इंडिसेस निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी वैल्यूज आएंगी यहाँ पर एक्स वाई जेड वो विदाउट कॉमास होंगी और हमेशा ये इंटीजर फॉर्म में होती है। ठीक है, ये सब आप यहाँ पर जानते ही हैं वैसे भी, मैं एक बार बताता हूँ फिर भी। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि भाई तो फ्रैक्शन में आ रही है, तो मुझे फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब एलसीएम निकालोगे आप 3 2 2 का, तो आपको 6 एलसीएम आता हुआ दिखाई देगा। तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। तो आपका जो फाइनली मिलर इंडिसेस का प्लेन आया है वो आपका 3 2 और 3 आया है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन देखो आपको देखने के लिए मिल जाता है पीजी के अंदर। अब अगला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देख लीजिए आपसे क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि एक लिस्ट में आपको यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम दे दिया है और लिस्ट 2 के अंदर उसने यहाँ पर ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के कुछ रिलेशंस दे रखे हैं। तो चलिए, अगर मैं यहाँ पर रिलेशंस की बात करूं, सबसे पहले देखो मेरे को किस तरह से याद रहता है, मैं उस तरह से लिखता हूँ। आप कोई और मिमोनिक्स का यूज कर सकते हैं, अगर आपको कोई लगता है कि ये वाला सही नहीं लग रहा सर, तो आप अपने हिसाब से जो मिमोनिक्स आप यूज करते हो उसके हिसाब से जा सकते हो। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ CTOMHRT। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से लिख लो। सी का क्या मतलब हुआ भाई, सी का मतलब यहाँ पर है क्यूबिक। ठीक है, टी का मतलब क्या है यहाँ पर, टेट्रागोनल। ओ का क्या है भाई, ऑर्थोरोम्बिक। फिर एम का क्या मतलब है यहाँ पर, मोनोक्लिनिक। एच का क्या है, हेक्सागोनल। और आर का क्या है, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो पहले टी आपका टेट्रागोनल होगा और लास्ट वाला जो ट्री होगा वो आपका ट्राइक्लिनिक होगा। ठीक है, तो ये आपके CTOMHRT कुछ इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब कैसे लिखना है देखो, वो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो A = B = C। दूसरे में भी आप पहले ये लिखो, तीसरे में भी पहले आप यहाँ पर लिख लो। अब देखो, सबसे पहले क्या करा आपने, तीनों को इक्वल रखा, दूसरे वाले में आप एक चीज को अनइक्वल कर दो। यानी टेट्रागोनल में आपका A = B तो होगा लेकिन B ≠ C होगा। दूसरे वाले में आप यहाँ पर दोनों को अनइक्वल कर दो, ये कर दिया आपने। अब इसी चीज को उल्टा रिपीट कर दो, यानी A ≠ B ≠ C, फिर A B ≠ C, और लास्ट वाला फिर से आपका A B C। ये हो गया। और ट्राइक्लिनिक देखो सबसे अलग होता है। ठीक है, इसमें सब चीज ही आपस में अनइक्वल होती है, तो ए बी सी आपस में अनइक्वल होंगे। चलिए पहले ए बी सी के रिलेशन के बेसिस पे हम देख लेते हैं। तो ट्राइक्लिनिक अभी मैंने बताया कि देखो यहाँ पर तीनों में अनइक्वल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात समझ आती है। तो यहाँ पर चलो इससे तो काम चलेगा नहीं, है ना, इससे तो काम चलेगा नहीं।
चलिए कोई ऐसा देख लेते हैं जो यहाँ पर दिख रहा हो मुझे कि हो सकता है। तो मोनोक्लिनिक की बात करो, ट्राइक्लिनिक की बात करो या ऑर्थोरोम्बिक की बात करो, सब में ये होना चाहिए। लेकिन आपका जो टेट्रागोनल होता है वो क्या होता है भाई, आपका A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी जो आपका D है वो यहाँ पर 3 से मैच कर रहा है, ये बात तो कंफर्म होती है। और अगर आप ढंग से देखोगे ना तो इसी से आंसर हो गया आपका। अगर आप ढंग से देखोगे तो इसी से आंसर हो जाएगा, क्योंकि D3 आपका सिर्फ एक ही जगह पर प्रेजेंट है और वो है आपका 1, तो इसलिए 1 ही आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। पर चलिए हम आगे का भी देख लेते हैं कैसे दिखते हैं। तो भाई देखो सी, टी और ओ के लिए आपका जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है तीनों के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों के लिए कॉमन होता है, सी, टी और ओ तीनों के लिए यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन सेम होता है, इस बात को लिख लीजिए। फिर आप अगर जब मोनोक्लिनिक की तरफ जाएंगे तो मोनोक्लिनिक की तरफ जब आप जाएंगे तो यहां पर आपका अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होता है, लेकिन यहां पर आपका बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। हेक्सागन की बात करोगे तो यहाँ पर अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो गामा होता है वो 120 डिग्री का होता है। और हेक्सागन के लिए आप यहाँ पर याद भी कर सकते हो कि एक एंगल 120 डिग्री का होता ही होता है, ठीक है। रोम्बोहेड्रल का देख लो, यहाँ पर देखो अल्फा बीटा और गामा तो आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। और ट्राइक्लिनिक तो मैंने कहा सबसे अलग है, यानी यहाँ पर जितना भी लिखना चाहो आप अल्फा बीटा गामा, इन सब के बीच में अनइक्वल का साइन लगा दो। ये हो गया भाई आपका ट्राइक्लिनिक का यहाँ पर रिलेशन। तो देखो ट्राइक्लिनिक का मैंने क्या कहा, सब चीज आपस में अनइक्वल होंगी, यानी देखो ए जो होगा वो यहाँ पर इस 2 के साथ मैच कर रहा है जिसमें सब कुछ ही अनइक्वल दिया है। देखो ये भी अनइक्वल आपस में, ये भी अनइक्वल है आपस में, यानी भाई देखो ए तो आपका 2 से मैच कर रहा है और ये बात मुझे यहाँ से देखो कंफर्म भी हो रही है, ठीक है। अगर आप ए के हिसाब से जाते तो फिर 2 और 4 को काटते पहले, पर हमने डी से ही एलिमिनेट कर दिया पूरा आंसर, तो यही खत्म हो गया। फिर अब बी को देख लेते, बी में देख लो अल्फा और गामा आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अल्फा और गामा, एक सेकेंड, ओके ऑर्थोरोम्बिक से देख लेते हैं चलिए। अच्छा इन लोगों ने अल्फा बीटा दे दिया है, आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन में गलती दी है इन्होंने, वैसे अल्फा बीटा नहीं होता है, अल्फा गामा होता है, लेकिन ठीक है इस जगह पर इन लोगों ने गलती दी है मे बी। तो वैसे बी 1 के साथ मैच कर रहा है, लेकिन ये बीटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट किया गया है, अल्फा गामा होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई कि दो एंगल 90 डिग्री के और एक नॉट इक्वल टू 90 होना चाहिए, क्लियर है ये बात। फिर उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक देखो, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो अल्फा बीटा और गामा ये 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए, यानी सी 4 से मैच कर रहा है, ये बात भी यहां से आ रही है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब देखो ये क्वेश्चन आपने जो भी टेबल का देखा है, यही सेम क्वेश्चन आपका आगे आया हुआ है। देखो यही सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर पीजी 2023 के अंदर भी आया हुआ है, बस इसने क्या करा इस बार हेक्सागन को पूछ लिया, ऑर्थोरोम्बिक और क्यूबिक लगा दिया इसने, ठीक है। इसने टेट्रागोनल और उसको हटा के क्यूबिक और हेक्सागोनल पूछ लिया इस बार। तो मुझे बताओ क्या आप कुछ मुश्किल है इसमें, भाई आपको यहाँ पर एबीसी का रिलेशन नहीं दिया, सिर्फ अल्फा बीटा गामा के ऊपर खेल रहा है। देखो यहाँ पर देखो बिल्कुल ठीक दिया ना, जैसे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 और गामा 120 डिग्री, तो इसीलिए मैं कह रहा था वहां पर भी उसने बस करेक्शन होनी चाहिए थी, वैल्यू वगैरह सब सही दी उसने। तो हमें पता है कि 120 डिग्री सिर्फ एक ही में होती है जो कि होता है हेक्सागोनल, तो यानी बी का आपका 1 आना चाहिए। तो देखो ये B2 दे रखा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ट्राइक्लिनिक में क्या कहा, तीनों ही अनइक्वल होते हैं, यानी डी आपका ये देखो 2 के साथ मैच करेगा, है ना, D2 के साथ मैच करेगा। तो देखो 2 कहां पे मैच हो रहा है भाई, मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहां पर D2 के साथ मैच होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन 2 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लो चाहो तो ए आपका क्या मैच कर रहा है 3 के साथ, क्योंकि अल्फा बीटा गामा यहाँ 90 डिग्री होंगे, और A3 यहाँ पर आ भी रहा है, ठीक है, A3 आ रहा है यहाँ पर। B आपका 1 हो ही गया है, ठीक है। C को अगर आप देखोगे तो देखो अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा, यहाँ पता नहीं यार इन्होंने क्यों वैल्यू ऐसे दे रखी है, लेकिन वैल्यू कायदे से आपकी अल्फा और गामा होनी चाहिए थी, बीटा इज नॉट 90 होता है। पर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर उसने दिया, आपको बस लॉजिक समझना है कि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है। तो सीयूटी पीजी वाले हो सकता है कोई जो रेफरेंस उठा रहे हैं वहां पर ऐसा दिया हो, लेकिन ये मैं कहूंगा ये प्रॉपर चीज नहीं है, यहाँ पर गामा होना चाहिए था। और चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते देखो इस क्वेश्चन की,
ये भी 2023 के अंदर ही आया हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी है। मेडलिंग कांस्टेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि बॉर्न लैंडेस इक्वेशन, ये आपने बहुत फेमसली पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट के अंदर। तो बॉर्न लैंडेस इक्वेशन के अंदर ये आपका आता है। क्या होती है भाई, आप यहाँ पर लैटिस एनर्जी को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हो। क्या होती है ये, z प्लस जेड माइनस, ठीक है, z प्लस जेड माइनस बाय आर नॉट। यहाँ पर आपका क्या आता है, ए मेडलिंग कांस्टेंट, ई स्क्वायर एन ए बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और साथ में आपका यहाँ पर 1 माइनस 1 बाय एन भी आता है, जो कि आपका बोर्ड एक्सपोनेंट होता है। तो देखो यहाँ दो टर्म्स आती हैं, एक ये ए जो कि आपका मेडलिंग कांस्टेंट है, ठीक है, यही आपका क्या है, मेडलिंग कांस्टेंट। और दूसरी चीज आती है आपकी ये एन, जो कि होता है आपका बोर्न एक्सपोनेंट, ठीक है। ये दो ही चीज आपकी यहाँ पर वेरिएबल होती है और इंपॉर्टेंट भी होती है। अब वैसे तो आपके वेरिएबल z प्लस जेड माइनस वगैरह भी होते हैं, लेकिन a और n ये आपके ऑलरेडी ही दिए हुए होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ दिया होता है जिससे आप n को इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इन दोनों के ऊपर बात पूछी गई है। उसने पूछा क्या है कि जो मेडलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो ज्योमेट्री से डिटरमाइन की जाती है क्रिस्टल लैटिस की, और वो आयनिक रेडियस से इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर आप यहाँ पर बात पूछेंगे तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। जब आप मेडलिंग कांस्टेंट की बात करते हैं तो ये एक्चुअली में आपको बताती है कि आपके जो आयंस हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस कहां पर हो रहा है, कितनी दूर हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए आयनिक रेडियस से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। ये यहाँ पर डिपेंड करता है कि किस ओरिएंटेशन में आपके आयंस लगे हैं, तो उसकी इंटरेक्शन उसके बेसिस पे चेंज हो जाती है। तो बस ये इसलिए बताता है, इसलिए आपका मेडलिंग कांस्टेंट ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है और किसी चीज पर नहीं, ठीक है। तो ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बात तो कंफर्म हो गई। तो ये वाले ऑप्शन उड़ा दो जिसमें इनकरेक्ट कह रहा है। दूसरी चीज बोल रहा है जो बॉर्न एक्सपोनेंट आपको एन की वैल्यू दी है, ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ आयन, ठीक है, टाइप ऑफ आयन जो भी होगा आपका। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आप ये जानते हैं कि एन की वैल्यू डिफर करती है। अगर आप हीलियम की बात करते हैं, नियॉन की बात करते हैं, आर्गन की बात करते हैं, आप ऐसे अलग अलग नोबल गैसेस के लिए अलग अलग एन की वैल्यू लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप 5 लेते हैं, यहाँ आप 7 लेते हैं, 9 लेते हैं, ठीक है, आगे 10 फिर 12 ऐसे करके लेते हैं। तो वो किस पे डिपेंड कर रही है आपकी, कहीं ना कहीं ये इसी पे तो डिपेंड कर रही है ना कि कौन सा आयन है। जो भी आयन होगा आपके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के आसपास, आप उसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू को लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट कह रहा है कि यहाँ पर ये टाइप ऑफ आयन पर डिपेंड करती है। इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट होंगी और आपका ऑप्शन 1 यहां से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो कि क्या आंसर बोल रहा है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये आपका है ब्रैग्स लॉ से। ब्रैग्स लॉ से कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाते हैं सीयूईटी के अंदर, या फिर कोई भी आप एग्जाम लेने जाएं वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं ब्रैग्स इक्वेशन की, तो आप ये जानते हैं कि एन लैम्डा जो होता है मेरा, वो 2d साइन थीटा के इक्वल होता है। बहुत फेमस इक्वेशन है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बीएससी से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर डी की बात करूं और क्यूबिक सिस्टम की बात करूं, तो यहाँ पर आप डी को एन लैम्डा इज इक्वल टू 2a बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं तो ये ऑर्थोरोम्बिक और उस चीज के लिए वैलिड नहीं है कि ए बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये सिर्फ क्यूबिक सिस्टम के लिए ही वैलिड होता है। ये बात यहाँ पर ध्यान से लिख लेना, क्लियर है। अब देखो यहां पर आपसे पूछ क्या रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन दे दी उसने, ठीक है, उसने यहां पर दे दी फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, यानी उसने एन की वैल्यू 1 दे दी, उसने एच के और एल की वैल्यू 1 1 1 दे दी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एच के एल की वैल्यू रखने के लिए भी मिल गया है। वो आपसे पूछ रहा है, देखो ग्रैंसिंग एंगल भी दे दिया है, मतलब उसने थीटा की वैल्यू भी दे दी 11.5 डिग्री। और देखो इतना भला आदमी है, उसने साइन 11.5 की डिग्री की वैल्यू भी कैलकुलेट करके दे दी। उसने इतनी भी नहीं कहा कि चलो थीटा डाल के आप वैल्यू को कैलकुलेट करो, ये भी दे दिया उसने, ठीक है भाई। उसने देखो लैम्डा भी दे दिया 151। आपसे पूछ क्या रहा है वो, उसने पूछा है लेंथ ऑफ साइड, यानी वो ए की वैल्यू पूछ रहा है, जो आपका यहाँ पर यूनिट सेल लेंथ होती है ना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बस यार क्या कर रहा है, इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज दे दी उसने,
रख दो, आंसर निकाल दो। चलिए देखते हैं लेमडा कितना दिया है भाई उसने, 151 पिकोमीटर। देखो पिकोमीटर में दिया और पूछ भी पिकोमीटर में रहा है, तो कुछ चेंज मत करो, जैसा रखा है वैसे ही रखो। एन की वैल्यू 1 है, ठीक है जी। अब ये इक्वल है किसके, 2 इंटू ए निकालना है हमें, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो तीनों ही वैल्यू 1 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका √3 हो जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 0.199, है ना। साइन 11.5 की वैल्यू 0.199 दे रखी है। बस अब सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेट कर लो और ए की वैल्यू को यहाँ से सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 656.9 के आसपास आ रही होगी, ठीक है। तो आप इसको क्लोजेस्ट कह सकते हैं 657 पिकोमीटर के, ठीक है भाई। तो ये आपकी 657 पिकोमीटर के आसपास वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है ब्रैग्स इक्वेशन से, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखने वाले क्वेश्चन होते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है और क्या क्या चीजें उसने गिवन दी है। अगर वो 11.5 डिग्री की वैल्यू देता तो ये 0.19 नहीं रखते। अगर ये तो चलो उसने दे दी, पर ये ध्यान रखना कि उसने दिया क्या है और क्या पूछ रहा है। वो ग्लैंसिंग एंगल दे रहा है। अगर यहाँ पर उसने ग्लैंसिंग एंगल ना लिखकर ये कहा होता कि डिफ्रैक्शन एंगल है ये, ठीक है, ये अगर उसने डिफ्रैक्शन एंगल दिया होता ना, तो ये पूरा खेल चेंज हो जाता, क्योंकि डिफ्रैक्शन एंगल 2 थीटा को कहा जाता है, ठीक है। ये ग्लांसिंग एंगल, ब्रैग्स एंगल, ये सब थीटा होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन एंगल अगर बोलता तो यानी वो आपको 2 थीटा की वैल्यू देना चाह रहा था। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उस क्वेश्चन से पहले अगर आपको यहाँ पर फुल कोर्स चाहिए नेट और गेट का, ठीक है, तो आप यहाँ पर विज्ञान वृक्ष के ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको दिख जाएगा कोर्स। आप कोर्स के सेक्शन में जा सकते हैं और वहां से आप फुल कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको नेट गेट के लिए पीवाईक्यू चाहिए या फिर सीयूटी पीजी के लिए प्रॉपर पीवाईक्यू चाहिए टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, तो आप नीचे जाइए, मेंबरशिप का बटन ज्वाइन करिए और वहां पर आपको सारे पीवाईक्यूज भी सिस्टमेटिक वे में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी देखिए 2023 के अंदर ही आया है, दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। फिर से 2 स्टेटमेंट्स दी है। अब दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। तो देखो सबसे पहले वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि टू फॉर्म इंटरस्टेशियल एलॉयज द रेडियस रेशियो ऑफ स्मॉलर एटम बाय लार्जर एटम शुड बी इन द रेंज ऑफ 0.414 से 0.732। तो हम ये जानते हैं कि रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन की जो वैल्यूज होती हैं, अगर वो कुछ रेंज में आती हैं, तो आप उसमें कहते हो कि भाई यहाँ पर ये इस कोऑर्डिनेशन नंबर में होगा या फिर इस रेशियो में होगा या इस रेंज में होगा, उसके अकॉर्डिंग आप कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन कर देते हो। जैसे आप इस रेंज में अगर बोलते हो तो आप कहते हो कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर पक्का 6 होगा, है ना, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहा होगा वो, ये आप कह देते हो। लेकिन देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपको इंटरस्टेशियल एलॉय बनाना है और रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन। तो देखो अगर आप यहाँ पर क्रिस्टल की बात करते हो और इंटरस्टेशियल एलॉय की बात करते हो, तो इंटरस्टेशियल एलॉय के लिए, ठीक है, ये जो आपका ये जो रिलेशन वैलिड होता है ना, ये आपका आयनिक सॉलिड्स के लिए तो वैलिड होता है परफेक्टली, ठीक है, ये आपका आयनिक सॉलिड्स इनके लिए तो परफेक्टली वैलिड होता है। लेकिन जब आप इंटरस्टेशियल एलॉयज की बात करते हो, यानी जब एलॉयज की बात करते हो आप, तो यहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि आपके जो इंटरस्टेशियल एलॉय बनते हैं उसमें आपके पास स्मॉलर एटम्स यूज होते हैं, स्मॉल, जैसे आपका हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस टाइप के आपके एलिमेंट्स यूज होते हैं इस टाइप के एलॉय बनाने के लिए। और जब इसकी बात करते हो तो इसका साइज और भी छोटा होता है, ठीक है, और इसका साइज जब छोटा होता है तो आपका ऑब्वियस सी बात है इस रेंज में तो बिल्कुल नहीं आएगा वो, तो आपका जो रेडियस रेशियो आएगा वो हमेशा लेस देन 0.414 ही होगा। ये बात यहां से नोट कर लो। तो वो कह रहा है इस रेंज में होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए स्टेटमेंट 1 जहां जहां करेक्ट बोल रहा है वो वाली स्टेटमेंट को उड़ा दो। तो करेक्ट है नहीं जी, ये भी गलत वाला है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या सही है या फिर नहीं। तो स्टेटमेंट 2 देखिए, वो कह रहा है 2 डिफरेंट मेटल जिनकी मेटेलिक रेडियाइस में सिर्फ 10% का डिफरेंस हो और क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो, तो वो एक गुड एलॉय को फॉर्म कर सकते हैं। तो देखो अगर आप यहां से बात करते हैं ना स्टेटमेंट की, तो ये ली गई है ह्यूम रो 3, ठीक है, ह्यूम रो 3 के यहां से रूल्स जो होते हैं उनसे उठाई गई है ये ह्यूम रो 3, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इसके अकॉर्डिंग कंडीशंस देखते हो ना, तो ये यहां पर बोलता है कि आपका जो दोनों के बीच का मेटालिक रेडियस का डिफरेंस है, अगर वो 10 से 15% के बीच में है, ठीक है। दूसरी चीज,
अगर उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, और आपका यहां पर अगर वैलेंसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सिमिलर है, ठीक है, ये आते हैं आगे की कंडीशन वैसे, लेकिन आपकी जो मेन दो कंडीशन है वो होती है आपका स्ट्रक्चर सेम होना और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 से 15% के बीच का होना। तो ये कंडीशंस अगर आपकी फॉलो हो रही है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ जी, सब्स्टिट्यूशनल एलॉय यहाँ पर हम बनाया जा सकता है। मतलब मैं एक एटम को उठा के दूसरे एटम से रिप्लेस कर रहा हूं और दूसरा एटम अगर सिर्फ इतनी परसेंटेज में डिफरेंस दिखा रहा है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर दे रहा है, तो यहाँ पर ये दो कंडीशन फुलफिल करता है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कह सकते हैं हाँ जी, यहाँ पर एलॉय बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अगर मान लो आपका जो दूसरा जो भी आप एटम यूज कर रहे हो वो 50%, 20, 25, 30% डिफरेंस दिखा रहा हो, बहुत ज्यादा हाई डिफरेंस है, तो ऐसे केसेस में आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिगड़ने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप सोचो ना, एक छोटा एटम है, उसके ऊपर आप बड़े एटम्स को फिट करना स्टार्ट कर रहे हो, तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका बन रहा था उसमें थोड़ा सा चेंजेस तो आएगा ही, और वो चेंजेस अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रक्चर भी बिगड़ जाएगा, इसलिए अच्छा एलॉय नहीं बन सकता वहां पर। तो इसलिए आपकी यहाँ पर पहली स्टेटमेंट गलत होगी और दूसरी स्टेटमेंट सही होगी, तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा हटके है, जनरली हम सॉलिड स्टेट में ऐसी चीजें पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो अब आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये फिर से आपका ब्रैग्स इक्वेशन से क्वेश्चन है, लेकिन देखो इसमें ना, इसमें क्या करा है, इसने 4 साइन थीटा की वैल्यूज निकाल दी आपके लिए, है ना, 4 साइन थीटा की वैल्यूज निकाल दी। मतलब आपको क्या करना है, अगर आप साइन थीटा को कैलकुलेट कर लो और अपनी साइन थीटा की वैल्यू को यहां से कंपेयर कर लो, ठीक है, ये 4 वैल्यूज दे रखी है उसने ऑलरेडी, ये आंसर के ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं है, ऑप्शन आपके यहाँ है, लेकिन वो कह रहा है कि 4 वैल्यूज के करस्पॉन्ड जो थीटा होगा वो ये होगा, है ना। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यूज निकाल लूं और मैच करूं तो मुझे यहां से कहीं ना कोई वैल्यू दिखाई दे जाएगी। तो चलिए देखते हैं। हम ये जानते हैं भाई, आपका जो एन लैम्डा होता है वो होता है 2a/√h² प्लस k² प्लस l² साइन थीटा। देखो उसने ए की वैल्यू कितनी दी है, 305 पिकोमीटर, 305 पिकोमीटर कितना है, उसने ए दे दिया, ठीक है। उसने एक्सरे की जो वेवलेंथ है लैम्डा की वैल्यू वो 150 पिकोमीटर दे दी, उसने एच के एल की वैल्यू भी दे दी, बस सब कुछ तो दे दिया यार, कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है तो एन की वैल्यू भी दे दी 1 है, तो बस लैम्डा को रखो 150 पिकोमीटर, यहाँ पर नीचे ले आओ 2, ए की वैल्यू 305 पिकोमीटर, मल्टीप्लाई कर दो √h² प्लस k² प्लस l², यानी मैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 2 ही होगा, यानी मैं √2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, ये आपका साइन थीटा के बराबर होगा। सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही होगी वो 0.348 के आसपास आ रही होगी, ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ रही होगी। और अब यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका एक ही एंगल है जो 0.3478 से मैच कर रहा है, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 20.35 डिग्री। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा ऐसे दे दिया कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, 4 वैल्यूज दे दी अलग अलग, बस इजी सा क्वेश्चन था कि साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो और कंपेयर कर लो, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो अब मिलर इंडिसेस के ऊपर देखो वही सेम क्वेश्चन, जो ये 2a 3b और 2c, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। अगर आप यहाँ पर उठा के देखोगे वीडियो को तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था, है ना। और देखो ये 2022 में पूछा था, फिर 2023 में पूछ लिया आपसे, तो ये रिपीट भी करता है और एग्जैक्टली भी रिपीट कर देता है। तो भाई यहाँ पर अभी हमने बताया था इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है, 2a 3b और 2c, इसी चीज को फिर आपने वीज इंडिसेस में कन्वर्ट करा था, ये इंटरसेप्ट है, वीज इंडिसेस में निकालने के लिए आपने इसको क्या करा था, 2 3 और 2, मतलब ए बी सी हटा दिए थे, और मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे रेसिप्रोकल में लिख देते हो 1/2 1/3 और 1/2। अब मैं इसे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बन जाएगा आपका 3 2 3। तो देखो सेम ही आंसर होगा, सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो ये भी मिलर इंडिसेस का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली रिपीट नहीं करा इन्होंने इस बार, देखो इस बार क्या करा,
जो क्वेश्चन था ये देखो, पहली दो वैल्यू सेम डाल दी, लेकिन लास्ट में से 2 हटा दिया, बस 2 की हटा के यहाँ पर 1 लिख दिया, बस इतना काम चेंज करा है, सोच रहे हो। और ये सीयूटी पीजी 2024 में पूछा गया है। तो इतना ही फर्क आता है सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस में, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, मतलब वही क्वेश्चंस को उठा उठा के रिपीट कर देते हैं। चलिए दोबारा से करें, इसका सेम आंसर नहीं आएगा, कहीं इसका भी वही 3 2 3 लगाया हो। इंटरसेप्ट क्या होंगे, 2a 3b और c। ठीक है, सबसे पहले आप वीज इंडिसेस निकालो, ये होगा 2 3 और 1। मिलर इंडिसेस क्या होगा, 1/2 1/3 और 1/1। फिर से मुझे देखो 2 और 3 का एलसीएम 6 ही होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3 2 और 6। ये तो कर सकते हो ना, इसमें मैथमेटिक्स तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। तो 3 2 और 6, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 3 2 6 आपका करेक्ट आंसर है। ये देखिए आपका सीयूईटी पीजी 2025 का क्वेश्चन है। उसने को बोला क्या, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होंगे। देखो आप ये तो 12वीं से ही पढ़ते आ रहे हो, है ना, कि भाई कितने एटम्स होते हैं, जेड की वैल्यू कितनी होती है। एक नॉर्मल अगर आप क्रिस्टल की बात करते हो एससीसी की, तो आप क्या कहते हो कि भाई 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एक एटम का जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, और 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए आपका एक ही एटम आता है ना। और एक ही ऑप्शन है, देखो मतलब इन्होंने इतनी भी मेहनत नहीं करी, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा बनाया जिसमें फर्स्ट 1 है, काम खत्म हो गया यहीं से, आपका यहीं से काम खत्म हो गया। फेस सेंटर्ड की बात कर लो, एफसीसी में क्या बोलते हो, ये सर आपके कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं 8, ठीक है, साथ में ना यहाँ पर फेस सेंटर पे भी होते हैं 6, और एक का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हाफ होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके 4 एटम हो गए, बिल्कुल ठीक बात है। फिर बीसीसी की बात करोगे, तो बीसीसी में क्या बोलोगे, भाई 8 कॉर्नर पे आपके 8 एटम होते हैं, और एक आपका एटम होता है बॉडी सेंटर पे, ठीक है, तो भाई ऐसे 2 एटम हो गए। तो भाई 142 ये आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो चुके हैं। ठीक है, तो यही आपके सारे क्वेश्चन थे जो कि सॉलिड स्टेट में अभी तक पूछे गए आपसे सीयूईटी के अंदर। तो अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, आप विज्ञान विश्व के ऐप में जाइए, या तो नहीं तो नीचे मेंबरशिप पे जाकर आप सारे पीवाईक्यूज को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई नीचे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। ओके, चलिए मिलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में।